ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि हौसला अगर आपके पास है तो आप बहुत सी मुश्किलों को पार पा सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम की जरूरत है। और इसी धैर्य और इसी संयम के कारण हमने कोरोना जैसी इस महामारी पर लगभग पार पा लिया है। कोरोना के मामले देश में कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक डर अभी भी है जो कि स्वाभाविक है कि कहीं कोई और लहर, कोई और वेरिएंट या कुछ और ऐसा न आ जाए कि एक बार फिर हमें उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े जो पिछले 1 या 1.5 साल से हम कर रखे हैं। बहरहाल लगातार हम आपके साथ हैं। रोज 9:30 पर हम आपके लिए कोरोना जागरूकता श्रृंखला का ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी जिज्ञासाओं का और आपके प्रश्नों को शांत करते हैं, अपनी विशेष राय से हमारी सहायता करते हैं और हमें बताते हैं कि इस महामारी से लड़ने से हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस महामारी से हम किस तरह से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा भी कोरोना के बाद बहुत सी ऐसी समस्याएं और जटिल समस्याएं हैं जो हमें घेरी हुई हैं, और ऐसे बहुत से अनेक प्रश्न हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिन्हें अभी भी शांत करने की जरूरत है। बहरहाल आज के इस अंक में हमारे साथ हैं मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर बलबीर, कोरोना के जो मामले हैं वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी एक स्थिरता आ गई है, केसेस उससे ज्यादा बढ़ नहीं रही हैं अगर हम कुछ एक राज्यों को छोड़ दें। ऐसे में अब हमें किन किन सावधानियों की खास जरूरत होगी? आज के कार्यक्रम की हम इसी से शुरुआत करते हैं ताकि अब जो है कोरोना के केसेस और जो मामले हैं वो उतनी पीक तक ना पहुंचे, क्योंकि देश में जब कोरोना के मामले आए थे तब केवल एक ही मरीज आया होगा, और अभी हालांकि मामले थोड़े से स्थिर हैं, तब भी हमें क्या क्या करना होगा? तो जैसे हमने देखा, अब हम कोरोना में 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, 1.5 साल मैं मानूंगा। तो हमने देखा कि जब हमने सोचा कि अब कोरोना खत्म हो गया है, उसने आके हमें अटैक किया। हमने सोचा नवंबर में जब दिवाली थी पिछले साल, हमने सोचा अब तो नहीं आता कुछ, और हम सब थोड़े लैक्स हो गए। हमने पार्टिंग करनी शुरू करी, हम इधर उधर गए और उससे मामले बढ़े। तो हमारी फर्स्ट वेव आई नवंबर के आसपास, दिवाली के बाद जी। फिर दिवाली के बाद वेव आई, खत्म हो गई एकदम। जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ गई। हमने सोचा अब नहीं आएगा कभी, और हम फिर लापरवाह हो गए थोड़े। फिर मार्च और अप्रैल में जो हमने देखा, उससे तो बिल्कुल भयभीत हो चुके हैं हम। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर 31,000 केस रोज हो रहे हैं तो कोरोना खत्म हो चुका है इंडिया में। हमें उतना ही डर रखना चाहिए जितना हमें पहले रखना चाहिए था, और हमने नहीं रखा, क्योंकि हम 2 बार वी हैव बीन बिटन। तो अगर 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है तो इसका मतलब हमें प्रिकॉशन अभी भी लेनी चाहिए जी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब कोरोना नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, फिर आएगा जरूर। हो सकता है पहले ऐसे माइल्डर हो, क्योंकि वैक्सीन की ड्राइव हमारे कंट्री में बहुत अच्छी है, बहुत एग्रेसिव है। तो हो सकता है कम हो, माइल्ड हो, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा कि नहीं आएगा कोरोना, आएगा फिर। डॉक्टर, लगभग 85 करोड़ से ज्यादा जनता को वैक्सीन लग चुका है। किसी को पहली डोज लग चुकी है, किसी को दूसरी डोज लग चुकी है। तो ऐसे में अब हम ये मान के चलें, हम जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात लगातार करते आ रहे थे कोरोना के शुरू होने पर, अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो ये जो महामारी है वो पैंडेमिक की जगह एंडेमिक का रूप ले लेगी, और एक आम जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है वैसी रह जाएगी। क्या हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं? मुझे लगता है अभी दिसंबर या जनवरी तक उस स्टेज तक हम शायद पहुंच जाएंगे जी। लेकिन मैं फिर एक बात आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि जब अप्रैल और मार्च में हुआ तो कुछ डॉक्टर्स को 2 बार लग चुकी थी जी, और ज्यादातर डॉक्टर्स आईसीयू नहीं गए उनको जब कोरोना हुआ सेकेंड वेव में। लेकिन कुछ डेथ्स हुई हैं डॉक्टर्स में, तो जिनको 2 डोजेज लग चुकी थी। तो हम ये नहीं भूल सकते कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। ये मैं मानता हूँ माइल्डर होगा, लेकिन फिर भी जो हाई रिस्क लोग हैं, जैसे डायबिटीज है या एल्डरली पॉपुलेशन है,
वैक्सीन के लगे के बावजूद उनको सीरियस इलनेस हो सकती है, तो उनको वैक्सीन के बाद भी वैसे ही प्रिकॉशन देनी है जैसे वैक्सीन से पहले लगी। जी डॉक्टर, ऐसे में क्या जिन लोगों ने दूसरी डोजेस ले चुके हैं और काफी लंबा पीरियड हो चुका है, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही 2 डोजेस ले चुके थे, क्या उनको भी अब क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया और मुझे नहीं लगता बूस्टर की जरूरत पड़नी चाहिए। अमेरिका में फाइजर ने बूस्टर के लिए बोला है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया उनकी गवर्नमेंट ने। कोविशील्ड के साथ जो डेटा है वो दिखाता है कि शायद कोविशील्ड में बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि क्या करेक्ट है, क्या आगे जाके ही पता लगेगा कि बूस्टर। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर बलबीर, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना ये चाहते हैं सर जी कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकती है कि नहीं? जी, हमें कई लोगों के जानकार द्वारा ये सूचना किया गया है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं वो वैक्सीन नहीं लगा सकती, अगर लगवा लेंगी तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगी। जी डॉक्टर बलबीर, अक्सर हम इस कार्यक्रम में इस प्रश्न पर चर्चा करते आ रहे हैं। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किस अवधि में लेना चाहिए, और उसके बाद क्या वो स्तनपान करा सकती हैं? तो वैक्सीन जब प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लैक्टेटिंग, जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बच्चे को, दोनों को लगनी चाहिए। शायद उनको ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनका सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको कोविड होगा तो बच्चे को भी हो सकता है, तो उनके लिए तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अब रही बात, क्या उनके दूध में वैक्सीन की एंटीबॉडीज चली गई तो क्या होगा? मिल्क में एंटीबॉडीज जरूर जाएंगी कोविड की, लेकिन अब बच्चा जब दूध पिएगा, एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसको एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अगली श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बागपत से मुन्नी देवी जी। मुन्नी देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? आपको भी नमस्कार। अभी यही पूछना था, बच्चों की वैक्सीन कब आ रही? जी डॉक्टर, अक्सर हमारे श्रोताओं का ये सवाल रहता है, और बच्चों के स्कूल भी अब खुलने चले जा रहे हैं, तो बच्चों की वैक्सीन के बारे में एक चिंता अभी तक है कि वैक्सीन कब आएगी, कैसे लगेगी, किस उम्र के बच्चों को लगेगी, और बच्चे कहाँ तक सेफ हैं? तो पहली चीज कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि 18 से ऊपर लगनी चाहिए और उसके नीचे नहीं लगनी चाहिए? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। जी, तो ये सब डेटा से पता चला है, जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है, कि बच्चे कोविड से बहुत अच्छे तरह निबर कर रहे हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कोविड हुआ। बच्चे, उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस इतना अच्छा है कि कोविड उनको ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारे तो आईसीयू ही नहीं थे कि जहां बच्चे एडमिट हुए, चाहे सेकेंड वेव थी चाहे। मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। यंग कपल था, उनका एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है, और उन दोनों को काफी कोविड हुआ, जिसमें स्टीरॉयड लेना पड़े, घर पे रहे, और उनके पास कोई हेल्प नहीं थी। डोमेस्टिक हेल्प उस समय मिलने का बहुत मुश्किल था, अप्रैल मई की बात है, और उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे। तो मैंने पूछा बच्चे को क्या हुआ, बच्चे को सेपरेट रखा था, कैसे आपने मैनेज किया? कह रहे बच्चा हमारे बिना सोता ही नहीं है, तो बच्चा वैसे ही सोया, वैसे ही मेरे से लिपट के रहा, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि उसको हुआ कोविड के नहीं हुआ। तो बच्चों में एक इनहेरेंट इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है, जो कोविड को अच्छी तरह डील कर लेता है। तो सरकार ने यही सोच के अभी 18 साल से कम की उम्र में वैक्सीन नहीं एडवाइस की। तो लेकिन क्या स्कूल जाने से क्या नुकसान हो सकता है? तो स्कूल जाने से ये नुकसान हो सकता है कि बच्चा वहां से लेके घर पे कोविड स्प्रेड कर दे, जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स हों घर पे, जब उनको होने का इलनेस। तो अगर बच्चे के घर पे सारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं, तो रिस्क बहुत कम है कि वो ट्रांसमीटर बनाएगा। तो बच्चा एक ट्रांसमीटर बन सकता है, लेकिन बच्चे में ये खतरा नहीं कि वो स्कूल में जा रहा है तो उसको कोविड हो जाएगा, ये ज्यादा खतरा नहीं। जी, शायद इन्हीं कारणों की वजह से सरकार ने कहा है कि इस उम्र से कम उम्र के या इस उम्र से ज्यादा लोगों को वैक्सीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के थाने का रुख करते हैं, वहां से गुरुनाथ जी का प्रश्न सुनते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं गुरुनाथ जी? और सर मेरा ये सवाल है सर, ये जो वैक्सीन लिए हुए है हमने सर,
अभी विशेषज्ञ तो यही बताते हैं कि ये सिर्फ कोरोना का ही बचाव कर पाएगी। सर ये वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनती है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसका काम तो रोगों से, कोई भी रोग हो उससे लड़ने का होता है, हमारा बचाव करने का होता है। तो क्या और जो बीमारी हमको होती है तो क्या उससे बचाव हो पाएगा? जी डॉक्टर, इनका मूल प्रश्न ये है कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर से कुछ एंटीबॉडीज तो होती ही हैं। अब जब हम कोरोना से लड़ते हैं तो क्या वो एंटीबॉडीज काम नहीं करती हैं? क्या इसलिए हमारे को वैक्सीन की जरूरत पड़ी कि हमारे को कुछ और नई एंटीबॉडीज की जरूरत हो गई है कोरोना से लड़ने के लिए? तो कोरोना वायरस एक नया वायरस था, पहले नहीं था जी। वो कुछ मॉडिफिकेशन उस वायरस में हुई कि तो नया वायरस है। बाकी वायरसेस हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें होते रहे इन्फेक्शन, हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते। तो अगर कोई नई चीज आएगी तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगी, बॉडी रिकग्नाइज नहीं करेगी ये था कि नहीं था। वो पहली बार उसको एनकाउंटर हुआ इसके साथ लड़ाई, तो उसने अब शुरू किया पता नहीं, तो इसलिए वो नई चीज है। वो पुराने वायरसेस उसके क्रॉस रिएक्टिव नहीं है। जैसे फ्लू वायरसेस हैं, कई तरह के वायरस हैं, लेकिन क्रॉस रिएक्टिव हैं। आपको एक वायरस के साथ इन्फेक्शन हुआ, वो दूसरे वायरस को भी अटैक कर सकते हैं, एंटीबॉडीज और बचा सकते हैं आपको, लेकिन ये कोरोना के साथ नहीं हुआ। तो एक नया वायरस था, बिल्कुल डिफरेंट वायरस था, जिसकी हमारी ह्यूमन बॉडी को नहीं पता था, हमारे साइंटिस्ट को नहीं पता था, हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता था ये चीज क्या है। अभी धीरे धीरे समझ आ, तो इसलिए बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं बना पाए, तो इसलिए वैक्सीन इसके लिए जरूरी है। एक चीज और याद रखनी है कि कोरोना की वैक्सीन बाकी वायरसेस के अगेंस्ट नहीं काम करेगी। ये नहीं कि मैंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली कि दूसरा वायरस नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर बलबीर, एंटीबॉडीज हम लगातार बात करते रहते हैं, एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज ज्यादा बन जाती है, क्या इसकी कोई मात्रा है कि इतनी कम से कम होनी चाहिए, या किसी में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो उसको कुछ नुकसान होगा? या कई एक्सरे भी देखे गए हैं जिनमें दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो वो कितने सेफ हैं? तो ये मानना है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी नहीं चाहिए। तो हम लोग अगर एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करा के डिसाइड करो कि मुझे वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं है, या एंटीबॉडी टेस्ट करा के कहो कि मुझे वैक्सीन लगी है फिर भी नहीं बनी तो मैं प्रोन हूँ, मैं तीसरी डोज लगवा लूँ। वो ऐसा नहीं है। तो ना तो हमें उसका कोई लेवल से कोई कोरिलेशन है, हमें बस 2 डोज लगवानी है और ये मानना है कि हम इम्यून है, हमें अब और कुछ नहीं करना, हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी है। एंटीबॉडी करके हम अपने पैसे वेस्ट कराएंगे टेस्ट करा के। जी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग वैक्सीन लगाने के बाद अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं और किसी में एक्टिव है, किसी में नॉन एक्टिव है, किसी में वेरी वेरी हाई है, तो उसके बाद वो खुश हो जाते हैं कि भाई मैं तो अब कोरोना से लड़ सकता हूं या मुझे तो अब कोरोना होगा ही नहीं। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं है। जी, आइए उत्तर प्रदेश के बड़ौत का रुख करते हैं और महेश शर्मा जी को सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। वैक्सीन लगने के बाद लोग बाग सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया, और भी मास्क भी लगा रहे और भीड़ पूरी करते हैं जी। उनके लिए क्या है आपके निर्देश से बताने की कृपा करें। डॉक्टर, कुछ लोग कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अब धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। शायद ये उन महीनों को भी याद नहीं कर रहे जो बहुत ही क्रिटिकल थे। जैसा कि कार्यक्रम के आपने शुरू में कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो आपके माध्यम से हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, और हालांकि तीसरी वेव आती या नहीं आती एक बात की बात है, लेकिन बहरहाल अभी तो सारे प्रिकॉशंस आपको बरतने होंगे। डॉक्टर सिंह। तो मैं ये कहूंगा कि हमने 2 बार गलती की, अब हमें तीसरी बार नहीं करनी। हमें ये सोच के चलना है कि तीसरी वेव आएगी। जब पहली हमने सोचा कि अब खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, तब आई दूसरी वेव। इतनी खतरनाक है कि हम अभी पछता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, कि हमने एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों नहीं किया। तो चाहे वैक्सीन लगी है चाहे नहीं लगी है, एक मास्क पहनना या हाथ को सैनिटाइज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलो आप मान लेते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, बट दूसरे वायरल इन्फेक्शन हैं जिससे आपको मास्क प्रोटेक्ट कर रहा है, या हाथ धोने से या सैनिटाइज करने से आपको नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही हो रहा है। तो आप ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, थोड़ा एक दूसरे से दूर रहिए, इसमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, चाहे कोरोना चले भी जाए। जी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे अगली श्रोता हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, और आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर,
बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि कहा जाता है जो वैक्सीन हो प्रोटीन, ठीक है, तो एक जो हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन है या महिला है, एक्चुअली जो मतलब जैसे उनको बहुत सारे कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो विटामिन जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी हुआ, विटामिन सी हुआ, ऐसे जितने का खनिज लवण वे कार्बोहाइड्रेट सब उनको चाहिए। बट प्रोटीन अगर वैक्सीन में पाया जाए, जो हमारे गरीब है वो इतना तो प्रॉपर आहार संतुलित ले नहीं पाते, तो क्या ये हो सकता है कि प्रोटीन को अगर बढ़ाता है तो वैक्सीन लगवाया जाए तो क्या वो इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का उतना विकास करते और डिलीवरी में कोई परेशानी तो नहीं हो सकती? जी डॉक्टर, बहुत व्यावहारिक सवाल है रिंकी जी का। ये कहते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट विमेन होती हैं वो खाना खा रही हैं, फिर प्रोटीन की डाइट भी ले रही हैं और फिर वैक्सीन भी लगा लेती है, जिसे आप कह रहे हैं कि प्रोटीन की तरह है, तो उससे क्या कोई नुकसान हो सकता है क्या? कोई नुकसान नहीं हो सकता। उनको प्रोटीन डाइट एक्स्ट्रा खानी एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी है बच्चे के लिए, क्योंकि अब वो सिर्फ अपना नहीं ध्यान रख रही है, बच्चा जो पेट में है उसका भी ध्यान रख रही है। वैक्सीन लगाना भी जरूरी है। तो वैक्सीन कोई प्रोटीन कम, बच्चा प्रोटीन ले रहा है, आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसका मतलब वैक्सीन काम नहीं करेगी, ये गलत है, वो काम करेगी फिर भी। तो वैक्सीन भी लगवानी है, प्रोटीन भी खाना है। जी, और साथ साथ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी जो है वो अपनाना है अगर आपको कोरोना से लगातार बचे रहना है। उत्तर प्रदेश से ही हमें लगातार आज फोन आ रहे हैं। आइए बागपत का रुख करते हैं और अमित जी के प्रश्न को सुनते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं अमित जी आप? सर जी मुझे खांसी जुकाम की प्रॉब्लम चल रही है कई दिन से, और वैक्सीनेशन का समय भरपूर है, वैक्सीनेशन लगने का टाइम ओवर हो रहा है। और सर जी कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, खांसी जुकाम है, अभी तो ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगवाऊं या नहीं लगवाऊं? जी डॉक्टर, खांसी जुकाम है इस समय इनको, जैसा कि इन्होंने कहा, और वैक्सीन की जो डेट है बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब इनको क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इनका मूल प्रश्न है। पहले तो खांसी जुकाम का चेक कराना चाहिए कि कोविड तो नहीं कहीं, तो कोविड टेस्ट करना चाहिए। अगर फीवर नहीं है तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर, आजकल देखा गया है कि वायरल फीवर जो है वो भी साइड बाय साइड काफी लोगों को हो रखी है। अब ऐसे में हमें कैसे पता लगेगा कि वायरल फीवर है या ये हमारे को कोरोना का फीवर है, ये हमारे को डेंगू का फीवर है? तो अब हम देखा जाए कि जैसे सीजन चेंज होता है तो वायरल इलनेसेस बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस बार वायरल इलनेसेस कम हो रही है। आप देखेंगे हमारे पास खांसी जुकाम के मरीज बहुत कम हैं पिछली सालों के मुकाबले। ये क्यों है? क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बाकी वायरसेस से भी बचाता है। मैंने ये बोला कि कोविड खत्म भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमने मास्क पहन लिया। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें दूसरे वायरसेस से भी बचाता है कि वो भी ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं। क्या अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक वायरस है और दूसरा कोरोना है? क्या ये फ्लू वायरस है, क्या कोरोना वायरस जी है? कुछ क्लूज जो बताते हैं, जैसे फ्लू वायरसेस में जुकाम ज्यादा होता है, कोरोना में खांसी ज्यादा होती है। फ्लू वायरस में सैचुरेशन नहीं फॉल करती, कोरोना वायरस में सैचुरेशन फॉल करती। फ्लू वायरसेस में फीवर की मात्रा बहुत काफी हाई होता है, इसमें इतना हाई नहीं होता। लेकिन ओवरलैप बहुत है कि कोरोना के पेशेंट को भी जुकाम हो सकता है, फ्लू वायरस के पेशेंट का भी लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसका भी सैचुरेशन फॉल कर सकता है। तो ओवरलैप बहुत है। तो इस ओवरलैप को खत्म करने के लिए हर डॉक्टर यही कहता है फ्लू लाइक इलनेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड लाइक कोविड, यानी कि हर फ्लू लाइक इलनेस में हमें कोविड टेस्ट करना है। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं ये फ्लू है, अगर कोविड पॉजिटिव आता है हम कहते हैं कोविड। जी तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी बहुत सावधानियों के साथ काम करने की जरूरत है डॉक्टर, है ना? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लू है या कौन सा कोविड है और किस तरह से ट्रीटमेंट उनको करना है। तो हम लास्ट 1 ईयर से हर फ्लू लाइक इलनेस को ये कहते थे कि बिलीव दैट इट इज कोविड। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उसको एक बार और रिपीट करो। ओके। तो हम हर फ्लू लाइक इलनेस को कोविड मान के चलते थे। जी, और उसके बाद डिसाइड करते थे कि वेदर इट इज अ फ्लू और वेदर इट इज अ कोरोना। हाँ जी। जी मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, वहां से संतोष कुमार साहू जी का प्रश्न सुनते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जय माँ भोड़ा जी रेडियो श्रोता संघ सरकनपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से संतोष कुमार साहू बात कर रहे हैं। जी कहिए। सर हमारे 2 सवाल हैं कि एक तो मेरे को 22 जुलाई को कोविशील्ड का टीका लगा था। हाँ जी। तो हमारा दूसरा टीका कब लगेगा? जी
दूसरा प्रश्न। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर हमारी जो गुड़िया है वो करीब 17 से 17.5 साल की हैं। हाँ जी। तो क्या उनको दूसरा टीका लग सकता है या वो 18 की जब होंगी तब उनको पूरा टीका लगेगा? और क्या उस समय ऐसा होगा, हम सुनने में आ रहा है कि आगे चल के मतलब ये टीका जो लगेगा वो पैसों में लगेगा जी। तो क्या उनको अभी टीका लगवाया जाए कैसे बचाने के लिए? डॉक्टर 22 जुलाई को इन्होंने कोविशील्ड की पहली डोज ली थी, दूसरी डोज इनको कब लगेगी ये जानना चाहते हैं। तो जब आपको पहली डोज लगी होगी तो उन्होंने आपको डेट बताई होगी, जनरली 2 महीने के बाद। और कोवैक्सीन में 1 महीने के बाद। जी। डॉक्टर 17.5 साल की इनकी गुड़िया हैं, इनकी बेटी है, ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको अभी टीका लग सकता है क्या? नहीं, अभी नहीं लगेगा, 18 साल की होगी तभी लगेगा। ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस है तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी। मध्य प्रदेश के मंडला से लालू रजाक जी का प्रश्न सुनते हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। लालू जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मैं आकाशवाणी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप इतना अच्छा कोविड की जानकारी गाँव और शहर तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी शुक्रिया। जी सर, मेरे क्वेश्चन था सर जी। कहिए सर। ये मेरे क्वेश्चन ये था कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो यदि उसको फर्स्ट डोज लग गया हो और यदि अगर उस समय उनका समय सेकेंड डोज का समय आ गया, उसी समय जो किसी का जन्म हो जाता है तो कितने दिन के बाद मतलब उनका दूसरा डोज वैक्सीन पाए? डॉक्टर, गर्भवती महिलाएं हैं, पहली डोज उन्होंने ले चुकी है, दूसरी डोज लेते समय बच्चे का जन्म हो रहा है, ऐसे में अब उन्हें दूसरी डोज कब लेनी होगी? तो बच्चे के जन्म हो गया, सब ठीक ठाक है वो, तो उनको इमीडिएटली लेनी चाहिए। जी। मैंने पहले ही बताया कि दूध पत्ते और बच्चे पे कोई असर नहीं आएगा और उनको सेफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन। अगर उनको होगा तो बच्चे को होने का बहुत चांस है। जी। तो इसलिए उनका लेना बहुत जरूरी है। उनका ये पीरियड ठीक निकल जाए, बच्चा ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद इमीडिएटली लें। जी। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि कोरोना के बाद जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शरीर में नजर आने लगती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में उन्हें किस तरह से अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और क्या क्या उन्हें ख्याल रखने चाहिए अपनी डाइट में, और कुछ क्या दवाइयों की भी जरूरत उनको पड़ सकती है? तो मैं जो समझता हूँ कि इस बार कोविड में जो हमने देखा, हमने कभी पहले नहीं देखा। जी। जैसे कोविड के बाद कई मरीज बहुत निडर, कईयों को कुछ पता ही नहीं चला कि कोविड हो गया और कुछ इतने निडर वो कुछ कर ही नहीं पाते। इसमें 2 कारण है। पहला कारण है एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई। जिसको कोविड हुआ वो इतना भयभीत हो जाता है क्योंकि उसने देखा है लोग मरते हुए, उसने देखा है लोग हॉस्पिटल आईसीयू में कैसे बचे, तो उसको एक डर हो जाता है कि मेरे को भी हुआ था तो मुझे कुछ ना हो जाए। तो एक फर्स्ट होता है एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है, उस एंग्जाइटी से उनकी नींद नहीं आती, वीकनेस फील करते हैं। तो एक तो एंग्जाइटी लेवल को ठीक करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है, जो हम करते हैं कि सब कुछ आपके टेस्ट ठीक आए हैं तो इसलिए मत डरिए। दूसरी चीज है कि ये वायरस का हम अच्छी तरह नहीं जानते कि क्या क्या चेंजेस कर रहा है बॉडी में। कुछ को हम कह रहे हैं कोविड लॉन्ग। कोविड लॉन्ग का मतलब है कि कोविड ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, काउंट्स ठीक आ गए, टी डायमर ठीक आ, एक्सरे ठीक है, फिर भी मरीज के पैरों में दर्द, मसल्स में दर्द, वीकनेस, नहीं चल पा रहा। ये किस कारण से हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ये बहुत मरीज आप देखेंगे जिनको कोविड लॉन्ग, बट सच्चाई ये है कि सब ठीक हो जाते हैं अल्टीमेटली 3-6 महीने के बाद। सब कहते हैं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये भी सच्चाई है जो मान के चलना चाहिए कि ये वीकनेस शॉर्ट लास्टिंग है, ये खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अपनी खुराक अच्छी रखिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, माइल्ड वॉकिंग करिए। हम मैं ब्रिस्क वॉकिंग नहीं एडवाइस करता हूँ कोविड के बाद, मैं ये नहीं कहता हूँ एग्रेसिव एक्सरसाइज करिए, माइल्ड वॉक करिए, खाना अच्छा खाइए, आप ठीक हो जाएंगे जरूर। जी। हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, हमें अमीन जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार अमीन जी। नमस्कार जी। क्या अमीन भाई रेडियो वाला। हाँ जी यमीन जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल छोटे बच्चों में वायरल बहुत ज्यादा फैलना हो जाता है, तो इनको हम क्लिनिक पर या डिस्पेंसरी पर किस तरीके से ले जाएं? छोटे बच्चों का मास्क लगा नहीं सकते। जी, थोड़ा विस्तार से बता दें। जी डॉक्टर बलबीर, बच्चों को अगर इनको डिस्पेंसरी या किसी औषधालय में या किसी अस्पताल में दिखाना है और उनको वायरल है, फीवर है, मास्क नहीं लगा पाते, तो उनके लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? मास्क नहीं लगाते तो उनके ऊपर उनकी मदर के ऊपर चुन्नी डाल सकती है। अगर वो झगड़ा करे नहीं चुन्नी पहनी तो उनको अपने कंधे पे ढक सकती हैं ताकि वो हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट की हवा जितनी बचा सके।
जी, दूसरे मरीजों के पास नहीं ले जाना चाहिए। यही कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस है। आपको 2-3 चीजें पता है कि ये ट्रांसमिशन होती है फेस टू फेस, हाथ से भी हो सकती है कि आपने टच किया किसी को और उसके फेस पे टच किया, या उससे भी हो सकती है। तो 2 ही जगह, तो बच्चे के हाथ धो दीजिए, उसको अपने मास्क नहीं पहन सकता तो चुन्नी लगा दीजिए या गले में ऐसे रखिए ताकि वो दूसरों से दूर रहे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं मुंबई से राहुल पटेल जी। राहुल पटेल जी का प्रश्न सुनते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। जी नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि कोई गर्भवती महिला को अगर 6-7वें महीने में अगर कोरोना हो जाता है और तो उसकी जब डिलीवरी होती है तो क्या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा स्वस्थ पैदा होएगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि वैक्सीन लेने के समय डॉक्टर बताते हैं, नर्स बताती है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए आपको वैक्सीन लेने के समय बाद भी, तो क्या संबंध है वैक्सीन का पानी के साथ, मुझे ये जानना है। डॉक्टर 2 प्रश्न है इनका। पहला प्रश्न है गर्भवती महिला से संबंधित है। अगर 6 या 7वें महीने में गर्भवती महिला को कोरोना हो जाता है तो क्या सेफ डिलीवरी हो सकती है, और उसको टीका भी लग जाता है तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना होता है तो हम थोड़े लकी रहे कि जनरली प्रेगनेंसी यंग में होती है, तो लकी इससे है कि कोई इतनी सीरियस नहीं हुई वो प्रेग्नेंट लेडीज, हमने नहीं देखे इतनी। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी सीरियस हो जाती है, उसके लंग में निमोनिया हो जाता है कोविड से, या फिर उसको ऑक्सीजनेशन लेवल फॉल हो जाते हैं, उसको नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत, तो बच्चे पे बहुत बड़ी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अगर मदर को हाइपोक्सिया हो जाता है या ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा, तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है बच्चे के लिए भी। तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है अगर उनको सीरियस कोविड इलनेस हो जाती है। अगर माइल्ड कोविड इलनेस होती है तो जनरली बच्चे को कुछ नहीं होता। जी, और 6-7वें महीने में क्या गर्भवती महिला वैक्सीनेशन करवा सकती है डॉक्टर? बिल्कुल करवानी चाहिए। जी, दूसरा प्रश्न था डॉक्टर इनका कि जब भी वैक्सीन लगाने जाते हैं तो नर्स या डॉक्टर इनको कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो पानी पीने का संबंध वैक्सीनेशन से क्या, ये जानना चाहते हैं? कोई संबंध नहीं है, वो पानी पीने का और वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। हम जनरली ये कहते हैं कि पानी खूब पीजिए, हम खाना अच्छा खाइए ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहे, डिहाइड्रेट नहीं करिए अपने आप को। इस बीच हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हमारे अंतिम कॉलर उत्तर प्रदेश हमीरपुर से विनोद कुशवाहा। विनोद जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार विनोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? विनोद कुशवाहा, राठ, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर जी मेरा प्रश्न था, मेरे भाई ने पहली डोज 22 तारीख को लगवाई थी मतलब जी, तो जिस मतलब हाथ में पहली डोज लगी थी तो वो हाथ थोड़ा झुन्न सा हो गया था, तो मतलब अभी भी झुन्न है, 2-3 दिन हो गए, और सर है तो भारी भारी रह रहा है, तो इसका मतलब इलाज करवाएंगे, मतलब सही हो जाएगा अपने आप? थोड़ा ही जानकारी करनी थी मुझे सर जी। जी, डॉक्टर इन्होंने टीका लगवाया, हाथ में थोड़ा सा कह रहे हैं कि सुनसाब है और हैवीनेस है इनके सिर में, तो अब ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं या अपना 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे? ये बहुत कॉमन है, थोड़ा सा हैवीनेस लगना और यहाँ ऐसा लगना कि सुन है हाथ, कुछ भी नहीं होता है, अपने आप ठीक होगा, इसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। माइल्ड फीवर भी हो सकता है वैक्सीन के बाद, उसमें भी कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा इक्रोसिन खा सकते हैं, बहुत है। और हाथ में थोड़ा पेन भी हो सकता है, थोड़ी स्वेलिंग भी दिख सकती है, ये कोई बहुत खराब सिम्टम्स नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी, डॉक्टर बलबीर, अब वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, हम अपने इस कार्यक्रम को और बढ़ाएं। लगातार हमारे पास श्रोताओं के फोन आ रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर इसी कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे। बहरहाल आपसे हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।